तो वेलकम टू द 12th क्लास आरसीए स्कूल। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है फिजिक्स में। और हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था गाउस प्रमेय। और गाउस प्रमेय में हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई विद्युत फ्लक्स है और क्यू स्मॉल क्यू जो है वो विद्युत आवेश है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसको अगर हम बोलें तो किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश उस बंद परिपथ में परिबद्ध आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। जो फ्लक्स होता है वो आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होता है। तो ये हमने पढ़ा था गाउस प्रमेय। हम पढ़ रहे हैं गाउस नियम की व्युत्पत्ति। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गाउस नियम की व्युत्पत्ति। यानी हम गाउस नियम जो है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसका डेरिवेशन पढ़ रहे हैं। तो उसका डेरिवेशन पढ़ने के लिए हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है। हमारे पास एक बिंदु आवेश है, ठीक है। और वो बिंदु आवेश, तो इस बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है जहां पर हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब गाउस का नियम है तो गाउस के नियम के लिए हमें गाउसियन पृष्ठ, क्योंकि बंद पृष्ठ की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं स्मॉल r त्रिज्या का हम क्या लेते हैं एक बंद गाउसियन पृष्ठ। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? गाउसियन पृष्ठ। क्या नाम देते हैं? गाउसियन पृष्ठ। तो ये बिंदु P है आपका। यहां पर हम एक क्या ले लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, अल्पांश ले लेते हैं ds। तो यहां पर E वेक्टर और जो अल्पांश क्षेत्रफल है, ठीक है, ds वेक्टर, वो दोनों एक ही दिशा में होंगे, इसलिए थीटा बराबर यहां क्या होगा 0 डिग्री। किसी भी बिंदु ले लो, चाहे वो बिंदु P यहां लेता है, यहां लेता है, यहां लेता है, कहीं पर ले लो, E और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसलिए एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा E और ds का। तो इसमें हमें डेरिवेशन किसकी पढ़नी है? हम फाई बराबर क्या लाना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई फ्लक्स है, फ्लक्स फाई है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं फ्लक्स की डेफिनेशन, फ्लक्स की परिभाषा। तो फ्लक्स की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? फाई बराबर इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds। ये हमने फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी, फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds। अगर मैं इसको ओपन करूं, फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट को बोलते हैं तो E ds और cos थीटा, और यहां थीटा कितना है हमारे पास E और ds के बीच का कोण 0 डिग्री। फाई बराबर इंटीग्रेशन E ds और cos 0 का मान हम जानते हैं कितना होता है 1। तो कितना हो गया E ds। फाई बराबर, अब E यहां पर प्रत्येक पॉइंट पर कोई सा भी हम एवरी पॉइंट पर हम E लें तो E का मान क्या आएगा? बराबर आएगा, सेम आएगा। तो E बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेशन ds। तो फाई बराबर E, और अगर मैं पढ़ूं इंटीग्रेशन ds को, इंटीग्रेशन ds इस यानी ds तो सिर्फ ये इंटीग्रेशन में तो पूरे का, तो पूरे के लिए क्षेत्रफल एरिया कितना आता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल कितना होगा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। फाई बराबर E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। और हम पढ़ चुके हैं बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला क्या आता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आता है? E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो इस K को मैं लिखूं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, और Q की जगह Q, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, और ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचा? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमें लाना था, यही कहलाता है गाउस का नियम। तो हमने पढ़ा है गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। इसमें हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पास एक बिंदु आवेश है, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है,
ठीक है। तो इससे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति के लिए हम क्या करते हैं, गाउसियन प्रेस लेते हैं, एक बंद गोलाकार गाउसियन प्रेस लेते हैं। ई और डी एस की एवरी पॉइंट पे ई और डी एस जो होंगे वो इनकी डायरेक्शन सेम होगी, सेम होगी तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ठीक है, डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए फ्लक्स की परिभाषा यूज करें, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इसको ओपन करेंगे तो ए डॉट बी को खोलते हैं तो ए बी कॉस थीटा आता है, तो ई डी एस कॉस थीटा। थीटा कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री ई कॉस 0 का मान 1 ई डी एस, फाई बराबर ई इंटीग्रेशन डी एस, फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है, गाउस का नियम कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन, जो इस चैप्टर का नाम भी है गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग। गाउस नियम कह दो, गाउस प्रमेय बोल दो, एक ही बात है। गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इनकी, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। इसकी अपन बहुत सारी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें पहली एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं अनंत रेखीय आवेश। अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर, या अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मान निकालना है भाई। गाउस प्रमेय, गाउस प्रमेय मतलब फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का यूज करना है और हमें ई का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो अनंत रेखीय आवेश, तो डायग्राम बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, अनंत रेखीय आवेश बनाएं। देखिए आवेश पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन जब नहीं दे रखा, सिर्फ आवेश दे रखा है, तो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। इसके लिए मैं बनाऊं तो हमारे पास एक रेखीय आवेश है जिसकी लंबाई हम कितनी ले लेते हैं, एल, कितनी, एल ले लेते हैं। ये अनंत रेखीय आवेश है हमारे पास, रेखीय आवेश वगैरह। देखिए रेखीय आवेश, हम 3 प्रकार के आवेश घनत्व पढ़ चुके हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। ये टॉपिक ही हमें बता रहा है कि हमारे पास कौन सा काम में आने वाला है, रेखीय आवेश। रेखीय आवेश को हम लैम्डा से लिखते हैं, क्यू अपॉन एल, तो इसलिए हमारे पास एल काम में आएगा। ठीक है, आवेश क्यू है। अब हम इसका केंद्र ले लें, इस केंद्र ओ से अगर मैं स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर क्या ले लूं, एक बिंदु पी, क्या ले लूं, एक बिंदु पी ले लूं, जहां पर मुझे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, लेकिन किसका यूज करना पड़ेगा, गाउस। तो गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए होता है, तो हमें गाउसियन पृष्ठ की कल्पना पड़ेगी। तो यहां पर हम गाउसियन पृष्ठ कैसा लेते हैं, बेलनाकार। कैसा लेते हैं, बेलनाकार। यहां हम जो गाउसियन पृष्ठ लेते हैं कैसा लेते हैं, बेलनाकार। कैसा लेते हैं, बेलनाकार। यानी ए बी, जैसे मैं नाम दे दूं इसको, तो ए बी क्या है, अनंत रेखीय आवेश है, जिससे केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, ठीक है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम अल्पांश लें तो यहाँ ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे इस बिंदु पर, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ की बात करें, यहाँ ई वेक्टर यहाँ है और इसका डी एस वेक्टर यहाँ है, तो परपेंडिकुलर हो गए 90 डिग्री। इसकी बात करें, इसका ई वेक्टर यहाँ है और डी एस वेक्टर यहाँ है, इसके लिए भी परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। तो ये बात हो गई हमारी, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम जितनी भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे सबकी वैल्यू निकालने के लिए हम एक ही तरीका यूज करने वाले हैं कि हमें फ्लक्स का मान निकालना है, फाई का मान निकालना है। तो फाई का मान हम 2 तरीके से निकालने वाले हैं, एक तो हम निकालेंगे फ्लक्स की परिभाषा से और एक निकालेंगे गाउस नियम से। दोनों में फाई आता है, एक तो आता है फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, एक आता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों से वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद दोनों की तुलना कर देंगे और वहां से कैपिटल ई का मान निकाल देंगे। ये प्रोसीजर है इसका।
ठीक है, जितने भी पढ़ेंगे आगे सबका प्रोसेस ये होगा कि फ्लक्स के मान दो तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले कि भाई हम अनंत रेखीय आवेश की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से लिखते हैं और जिसका मान कितना होता है Q अपॉन L, आवेश बटा लंबाई। अगर मैं यहां से मान रखूं Q का, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्डा L। क्या आएगा, लैम्डा L। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं अब लिखूं गाउस नियम, गाउस प्रमेय आपको बोलती है कि भाई जो फाई है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q मतलब लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। Q का मान मैंने यहां से रख दिया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास फ्लक्स का मान आ गया 1। दूसरा फ्लक्स का मान मैंने कहां से बताया, हम किसका यूज करेंगे, फ्लक्स की परिभाषा। फ्लक्स की परिभाषा है फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds, फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds। ठीक है, लेकिन यह इंटीग्रेशन जो है हमारे पास 3 प्लस ले रखे हैं, यानी इंटीग्रेशन को मैं कितने भागों में तोड़ूंगा, 3 भागों में। इंटीग्रेशन S1, जैसे मैं इसको लिख दूं S1, इसको लिख दूं मैं S2, इसको लिख दूं मैं, ठीक है, इंटीग्रेशन E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S2 E डॉट ds, इंटीग्रेशन E डॉट ds, और हमारे पास है S3। ठीक है, इन सबको ओपन करें। फाई बराबर इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। S1 के लिए थीटा कितना है, 0। इंटीग्रेशन E ds cos S2 के लिए थीटा कितना है, 90। E ds cos, ये भी 90 है, S3। और हमें पता है cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो ये पूरा दोनों क्या होंगे, जीरो, और इसका मान कितना होता है, 1। तो सिर्फ ये वाला बचेगा हमारे पास, फाई बराबर इंटीग्रेशन E ds। और इसको अगर मैं खोलूं, E तो एवरी पॉइंट पे E की वैल्यू समान होगी, इंटीग्रेशन ds E और इंटीग्रेशन ds किसके लिए, बेलन के लिए। बेलन के लिए वक्र प्रस्थ कितना होता है, 2 पाई RH, 2 पाई R h हाइट होती है, पर हाइट की जगह हमारे पास क्या है, L, मैं क्या यूज कर लूंगा, L। तो हमारे पास किसका मान आ गया, इक्वेशन नंबर 2 का मान आ गया। किसका मान आ गया, इक्वेशन नंबर 2 का। देखो मैंने फ्लक्स के मान निकाल लिए हैं, फ्लक्स का मान एक तो यहां से निकाल लिया इक्वेशन नंबर 1, एक फ्लक्स की परिभाषा से निकाल लिया 2। तो मैंने बताया था दोनों की हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1 व 2 से, क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 व 2 से। एक तरफ तो आ रहा है आपके पास E, अब E का ही तो मान निकालना है, 2 पाई R है, और एक तरफ आ रहा है आपके पास लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास L से L डिवाइड हो गया। अगर मैं यहीं से E निकालूं, तो ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन R। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, इसको मैं और चेंज करूं, अगर और चेंज करूं तो E बराबर, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं और 2 से भाग दूंगा तो ये 4 आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन R। इस 2 को मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि ये क्या बनने वाला है, के, तो E बराबर 2k लैम्डा अपॉन R। क्या बन जाएगा, E बराबर 2k लैम्डा अपॉन R। ठीक है, इस फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूं यहां, E बराबर 2k लैम्डा अपॉन R, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यानी E और R में संबंध देखें अपन, तो E और साथ में संबंध क्या आ रहा है, E व्युत्क्रमानुपाती है R के, E व्युत्क्रमानुपाती है R। ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, तो ग्राफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो हमारा ग्राफ आता है वो कैसा आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हमारे के पास ग्राफ आता है, वो आता है अति परवलयकार। क्या आता है, अति परवलयकार। तो मैं आपको ये एक ग्राफ और बना देता हूं बस, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और आर के मध्य अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ ऐसा आता है। अगर यही ग्राफ में किसके लिए बनाता, ई में और 1/r में, तो अगर 1/r देखा होता तो ये समानुपाती, फिर तो ये समानुपाती पढ़ा जाएगा। अगर r के लिए पढ़ोगे तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ोगे, और 1/r के लिए पढ़ोगे तो समानुपाती, और समानुपाती में ग्राफ सरल रेखा आता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये टॉपिक आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।